हेलो वेलकम टू वंस अगेन इन द लेक्चर ऑफ डीएनए ब्लॉक। देखो डीएनए ब्लॉक में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। मैंने पढ़ाया तुमको लेंथेनॉइड। इस क्लास में हम लोग एक्टिनॉइड पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है ना, पूरा चैप्टर। आपको इसमें जो एक्टिनॉइड तत्व है ये एफ ब्लॉक में ना, जो आवर्त सारणी सबसे नीचे होता है, आवर्त सारणी में दो होते हैं, उनमें से आपने एक पट्टी पढ़ लिया, वो था 4F वाले, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं आंतर संक्रमण तत्व। आंतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके आंतरिक एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं उसको। अब सुनो ध्यान दो, एक्टिनोइड हो गया, एक्टिनोइड। एक्टिनोइड में थोरियम, हाँ भाई सुनो ध्यान से, थोरियम से लेकर कहां तक 14 तत्व होते हैं। थोरियम से लेकर के देखो, एक्टिनियम क्या है, एक्टिनियम जो है ना थोरियम से पहले आता है, इसीलिए इसका नाम दिया एक्टिनोइड। क्या नाम दिया इसका? एक्टिनोइड इसका नाम दिया, एक्टिनोइड। देखो ध्यान से समझ जाओ, एक्टिनोइड जो होता है तुम्हारा थोरियम से स्टार्ट होता है, और ये कौन सा है? लोरियम, लोरेंशियम। यहां तक इसके जो होते हैं तत्व होते हैं, टोटल कितने हो गए? 14। इन तत्वों के नाम, संकेत और कुछ गुण आवर्त सारणी देखो, इसका सामने आपको दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमको ध्यान रखना है। एक्टिनोइड क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व कौन होते हैं? ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। रेडियो सक्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जो अपने आप ही दूसरे परमाणु के नाभिकों में खंडित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ये कह लो विखंडित हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु। अब मैंने आपको ना जो वो था चैप्टर नंबर 3, क्या नाम था उसका? रासायनिक बल गतिकी। वहां मैंने आपको अर्ध आयु के बारे में समझाया था, ठीक है ना। तो अर्ध आयु जो होता है, जो शुरू में होते हैं, देखो शुरू में यहां से लेकर थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम और ये प्लूटोनियम दिख रहा है। इन सब का जो अर्ध आयु है अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, परंतु बाद वाले कौन? बाद वाले जो होते हैं वो मतलब जो नीचे रहते हैं, देखो ये इधर क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया, याद है ना जगह। इनमें अधिकतर तत्व तो वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर है, देख रहे हो। प्लूटोनियम ये कौन है? प्लानेट है ना, तो उसके नाम पे प्लूटो। अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, ये सब जगह के नाम है, ठीक है ना, जहां मिलते हैं। आइंस्टीनियम आइंस्टीन के नाम पे है, ठीक है ना। फर्मियम, मेंडेलिवियम, मेंडलीव था साइंटिस्ट, मेंडलीव जिनने आवर्त सारणी की मतलब वो करी थी, आवर्त सारणी को बनाया था शुरू में, तो ये वही है मेंडेलियम, नोबेलियम और ये लोरेंशियम, ठीक है ना। तो ये कुल 14 तत्व हमारे पास में आते हैं जो कि एक्टिनोइड के होते हैं। इसमें जो नीचे वाले तत्व होते हैं, जो नीचे वाले तत्व हैं, ये इनकी अर्धायु जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, जो परंतु बाद वाले जो तत्व होते हैं उनकी अर्धायु प्रास 1 दिन से, प्रास मतलब रेंज होता है, कुछ का होगा 1 दिन, कुछ का होगा 1 घंटा, कुछ का होगा 3 घंटा, ऐसे होते हैं। तो इनका जो रेंज है वो 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक होती है। लोरेंशियम 103 नंबर पे है, इसकी जो अर्धायु केवल 3 मिनट है। अर्धायु 3 मिनट है, मतलब ये अपने इस रूप में केवल 3 मिनट तक ही रह पाएगा अगर हम उसे खुले में छोड़ेंगे हवा में तो। हाँ, अगले 3 मिनट के बाद में वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, खुद से ही टूट के विखंडित हो जाएगा दूसरे परमाणु के नाभिकों में। तो उससे होती क्या है? उससे ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा वगैरह निकलती है, समझ में आया? देखो आगे बढ़ते आ जाओ, क्या बोल रहा है? बाद वाले मेंबर केवल नैनोग्राम मात्रा में ही बनाए जा सकते हैं, बहुत ही कम बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। नैनोग्राम होता है कितना? 10⁻⁹, ठीक है ना। क्या कह रहा है फिर? इन तथ्यों के कारण इनके अध्ययन में अधिक कठिनाइयां आती है। अब क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, कौन होते हैं भाई? रेडियो सक्रिय। तो इन तत्वों को हम ऐसे यूज नहीं करते, नहीं उसका अध्ययन करते हैं। कैंसर पैदा कर देता है अगर ये तत्व का रेडिएशन जो भी विखंडित होता है ना, तो ये निकालती है रेडिएशन। ये रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि आपके अंदर कैंसर जनरेट कर देगा, कैंसर पैदा कर देगा। तो मैडम क्यूरी नाम की वैज्ञानिक थी ना, जिसने इसकी खोज वगैरह करी थी, अध्ययन किया था, वो भी इसी से मरी थी,
इसके रेडिएशन से ही मरी थी। जहां इसको रखते हैं, हैंडल करते हैं, वहां पर अपने शरीर का कोई भी अंग वातावरण के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छे से अपने आप को कवच से ढक करके जाते हैं, आंखों में भी अच्छे से पहन लेते हैं, अच्छे से कुछ भी ना लीक नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं इसके अध्ययन करने में क्यूरी जो थी, मैडम क्यूरी, कैसे उसके अंदर रिसाव हो गया कि अंदर पहुंच गया और ये इन्फेक्टेड हो गई, मतलब इसको कैंसर हो गया और फिर वो मर गई थी। ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर क्यों कह रहा है कि ये जो इतने सारे कारण हैं कि सक्रिय तत्व होता है रेडियो एक्टिव और साथ में इनका अर्धायु कम होता है, तो इनका अध्ययन करना आसान है, हर कोई सिंपल इसको जा करके नहीं देख सकता। ठीक है ना, और ये ऐसे मिलते भी नहीं है, तो इनका अध्ययन इतना आसान नहीं है। अब आता है इसको उसका विन्यास। देखो इसमें हमें एक बात देखने को मिलता है, इसमें हमें जो है, इसमें देखो ध्यान से देखना, वो एक्टिनियम हो गया। अच्छा, जो एक्टिनोइड होता है ना, जैसे कि आप लेंथेनोइड को LN से करते हो रिप्रेजेंट, एक्टिनोइड को हम लोग करते हैं AN से रिप्रेजेंट। कैसा करते हैं? AN से करते हैं। ठीक है ना, इन सभी तत्वों को AN से दिखाते हैं हम लोग। एक्टिनोइड, आगे आओ देखो ध्यान से, तो ये तत्व है। अब आता है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ध्यान से, 6D1 और 7S2 ये इस समूह का तत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले एक्टिनियम आता है तो हम इसके नाम पे रखते हैं। ठीक है ना, और इसके जो गुण होते हैं वो इन समूह के तत्वों से मैच खाते हैं, तो इसको उसमें रख दिया गया है। आज जो थोरियम की बात करते हैं, तो थोरियम ये क्या है? 6D2 7S2, इसमें अभी 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थ्योरेटिकल नहीं होता है, ये होता है प्रैक्टिकली दिया हुआ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते क्यों नहीं आया, बस इसलिए नहीं आया F इसमें क्योंकि ये पहले D में भर जाएगा पहले, उसके बाद 5F2 में आ गया, 5F 6D1 में आ गया और 7S2 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे अंदर कौन होगा? 5। सबसे भारी कौन होगा? कक्ष S, उसके बाद D और फिर F। अरे N का मान देखो ना कितना आ रहा है। N कौन होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। N का मान 7 है, 6 है और ये 5 है, तो आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इसे अंत आंतरिक बोलते हैं। वो तो अंतर था ना, ये अंत आंतरिक बोलते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, यूरेनियम आ गया, इसका F देखो, सुनो, तो यहां पर एक्सेप्शन है, एक यहां पर F नहीं आ रहा है, एक यहां पर F नहीं आ रहा, बाकी देखो 2 3 4 5 5 नहीं आ रहा ना, मतलब F5 नहीं आ रहा है ना, फिर 6 आ गया। कौन आ गया? 6, मतलब एक तो देखो उसमें D वाला ये है नेबोलियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, ये हो गया। इसमें D नहीं है, फिर सेम सेम आ रहा है, देखो ध्यान से, इसमें 8 आना था ना, लेकिन इसमें 7 आया। क्यों? अर्धपूरित करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन D में भेज दिया। कहां भेज दिया? D में भेज दिया। ठीक है ना भाई, F में कितना देखो, यहाँ पे 7 आ गया, इसमें अगले F में 8 आना था, लेकिन अगर ये F में 8 रखता, F जो 5F9 है, हाँ 7 तो अर्धपूरित होगा, हाँ, इसमें 9 क्यों है? इसमें 9 क्यों है भाई साहब? इसका आंसर केवल मात्र एक यही है कि प्रैक्टिकली दी जाती है, हमको इतना भरना पड़ता है तो भरना ही पड़ता है, 9 ही भरना पड़ता है। ठीक है ना, कोई कारण नहीं है। यहाँ तो इसका अर्धपूरित है और यहाँ इसको भर दिया गया, इसमें D इसमें नहीं भरते। साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा होता है कि हम लोग D कक्षक में 0 से लेकर के 1 तक भरेंगे इलेक्ट्रॉन, बस, इससे अधिक नहीं भर सकते। हाँ, तो सही, ये सब कुछ प्रैक्टिकली दिया गया है, कारण कोई नहीं है। प्रैक्टिकली उन्होंने अगर भरा है तो हमें ऐसे भरना पड़ेगा। क्या पूछेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली कोई चीज है क्या पूछेगा उसमें? हमने भी पूछा था। 0 में क्या, F ब्लॉक में जो D कक्षक है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 या तो भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 भी नहीं भरेंगे, या फिर 1 भी नहीं भरेंगे। तो D का यूज वहां पर क्या है, इसलिए जहां पर देखो अर्धपूरित हो रहा था, एक तो यहां पर हो रहा है अर्धपूरित, और यहाँ इसमें D में इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं, F में मतलब भरा ही नहीं। क्या? हाँ 0 से 2 तक D में, अच्छा 5D में 0 से 2 तक होता है, और जो 4F था ना, 4F, अरे जो लेंथेनॉइड था
लेंथोनोइड वाले में डी में भरते हैं 0 से 1 तक, और जो एक्टिनोइड होता है उसमें डी में भरते हैं 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाँ, एक्टिनोइड में 2 तक भरते हैं, देखो कहीं भी ना डी में 2 से ऊपर नहीं भरा होगा। किसमें 2 भर तो रहे इसमें, सब में ही भरेंगे ना। जो डी वाले हैं वो एक्सेप्शन ये वाले हैं कुछ वाले, तो मैं इसको याद करना पड़ेगा। डी वाले तो यहाँ पर भरते हुए मतलब कि 61 हो गया, इसमें 5F3 61 यहाँ भी हो गया, यहाँ पर 5F4 61, यहाँ देखो इसमें डी नहीं है। अब डी नहीं है तो नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर डी इसलिए आएगा क्योंकि इसको अर्धपूरित करना था, क्या करना था, और फिर तो यहाँ पर डी आएगा इसमें लास्ट में, इधर यहाँ पर ये पूर्ण पूरित हो गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इसकी स्टडी हम लोग करते नहीं। हाँ, लेंथेनोइड को भी इतना नहीं करते, उसको तो कुछ है इसमें रिएक्शन, उसका यूज ज्यादा है उसका, ठीक है ना, यूज क्या है उसका ज्यादा है। M3+ में हो सकता है ये, है ना, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, M4 भी हो सकता है और M3 भी। तो M4 और M3 में M3 वाला ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। देखो आज को थोड़ा सा और जाने इसके बारे में। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो ध्यान से, कठिनाइयां होती है, देखो सारा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा जाता है कि देखो सभी एक्टिनोइड में 7s2 होता है, कितना होता है, अब ध्यान से यहां पर पढ़ना, 5F एवं 6D उपकोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है, निवेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बनना। 5F और 6D, S में सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं। अरे भाई 7s2 समय था नहीं था, देखो समय क्या था, 7s2 था। तो 5F जो F उपकोष है और जो D उपकोष है, इसमें परिवर्तनशील उपकोष होते हैं, मतलब कि उसमें कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। जैसे कुछ D में था 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ D में था 2 इलेक्ट्रॉन, और कुछ D में था कुछ भी नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि थोरियम Z बराबर 90 तक तो नहीं, परंतु Pa एवं इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5F कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। देखो एनसीईआरटी भी कहीं पर ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं भरा इलेक्ट्रॉन, मतलब जो Z बराबर 90 है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, किसमें, F में। देखो ना Z बराबर 90 ये रहा, है ना थोरियम, है ना थोरियम, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन है नहीं है, और ऊपर वाले में भी नहीं है, एक्टिनियम में भी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है कि Z बराबर 90 तक तो नहीं है, परंतु Pa, ये देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा Pa, प्रोजेक्टिनियम यहां से लेकर के 103 तक पहुंचने पर 5F कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। लेंथेनोइडों के समान एक्टिनोइडों के विन्यास में अनियमितताएं होती है, ठीक है ना। अनियमितताएं मतलब कहीं F में आ रहा है कितने 14 इलेक्ट्रॉन, कहीं D में जा रहा है, कहीं D में नहीं आ रहा है। 5F उपकोष में उपस्थित F0, F7 और F14, 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे Z बराबर 90, थोरियम में क्या F है, उसमें F में 0 इलेक्ट्रॉन है। F7 जब अर्धपूरित हो गया, F14 जब पूर्ण पूरित हो गया, विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है, किससे, वही हम आपको समझा रहे थे अभी ना कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन जो 7 भर दिया उसने, तो क्योंकि ना अर्धपूरित होता है, 14 वाला क्या होता है पूर्ण पूरित, इसमें एक भी नहीं है तो भी खुश है, ठीक है ना। मिले तो अच्छे से मिले, ना तो ना मिले तो अच्छा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार कभी आ रहे कभी जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है, इस प्रकार ये कौन है, आम CM का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कितना है, ये है ना, और यहां पर देखो ये है, इसके अर्धपूरित है, सॉरी ये अर्धपूरित है और ये भी, हाँ यदि 5F कक्षक और 4F में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है। यहां पर आ गया तरंग फलन, ये क्या नया चीज आ गया,
देखो जो नाभिक होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते हैं चारों तरफ, ठीक है ना? क्या कह रहा है? अलग अलग है ना, तो इसमें डी आ गया नहीं आ गया? भाई ये तो विन्यास है कि डी में हम भरते तो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्यों है, इसमें क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं दिया एनसीईआरटी ने। मैंने बोला तो प्रैक्टिकली सब दिया हुआ विन्यास है भाई। यही सवाल हमारे माइंड में भी आ रहा था जब हम पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ रहे हैं सब बेकार जा रहा है, सब क्या बेकार जा रहा है? क्या बेकार जा रहा है? ये तो हमको याद करना पड़ेगा भाई। जो रेडियम है, रेडियम में अगर डी में भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे, ठीक है ना? देखो सुनो, समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते हैं कि जितने फोर एफ कक्षक में होते हैं। अतः 5 एफ कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं, ठीक है भाई? तो इसके विन्यास कुछ ऐसे होते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? लिख के तभी याद होगा। ये आपको विन्यास याद करने पड़ेंगे कि भाई इसमें एफ में नहीं है, इसमें एफ यहां से स्टार्ट होता है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 नहीं है। देखो F5 है, इसमें नहीं है, F6 आ गया। अब भैया क्यों नहीं है F5? तो भैया विन्यास होता है इसका ऐसा, ठीक है ना? F7 आ गया, फिर F8, ठीक है ना? 8 ना होकर के डी में पहुंचा दिया। डी में भाई F7 है इधर, F8 होना था, लेकिन इसका अर्थ पूरित करने के लिए डी में वहां भेज दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? आगे आ जाओ। देखो अब आता है इसकी आयनिक त्रिज्या। क्या आती है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनोइड की समान प्रवृत्ति भी लेंथेनोइड की ही तरह है। सुनो, वहां पर क्या था? लेंथेनोइड संकुचन था ना, यहां पर आएगा एक्टिनोइड संकुचन। क्या होता है? जब तुम आवर्त को इधर ध्यान से, इसके जो आकार होते हैं ना वो भी घटते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि एक्टिनोइड के बाद और थोरियम के बीच में फिर से आते हैं 14 तत्व। कितने आते हैं? ठीक है ना, मतलब एफ ब्लॉक के, तो वहां पे आकार फिर घटता है। क्या बोला इसने? आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनोइड की सामान्य प्रवृत्ति भी लेंथेनोइड की ही तरह है। सीरीज में क्या बोल रहा है? सीरीज में परमाणु M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्या होता है? ह्रास होता है। इसे एक्टिनोइड आकुंचन कहते। देखो ये आकार सुनो, ये कौन है? थोरियम है। थोरियम जो होगा आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। तो ओवरऑल क्या होता है, जब तुम जाओगे आवर्त में बाएं से दाएं तो आकार में कमी आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोइड आकुंचन। क्या बोलते हैं? जैसा लेंथेनोइड आकुंचन था ना, वैसे कौन है? एक्टिनोइड। और मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था पिछले लेक्चर में, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है ना? देखो के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता है। यहां से यहां जाओगे तो आकुंचन और बढ़ गया होगा। आकुंचन मतलब अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है भाई? देखो अब क्या बोलता है? 5 एफ इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल प्रदक्षिण प्रभाव के कारण, सुनो इसका आकार क्यों कम हो रहा है? जो लेंथेनोइड था आकुंचन, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ? एफ में जा रहा था, और एफ का तो कम होता है प्रदक्षिण प्रभाव। ये 5 एफ में जा रहा है, इसका उससे भी कमजोर होता है, ठीक है ना? तो एक्टिनोइड आकुंचन भी क्या होता है? एफ उपकोष की जो प्रदक्षिण प्रभाव होता है वो दुर्बल होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इस आकार में कमी आ जाती है, ठीक है ना? ऐसे जाने पर आवर्त में, और इसी आकार में कमी को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोइड आकुंचन, ठीक है भाई? अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इसकी हाईएस्ट कितनी है? +7। कितनी है? लेकिन इसमें जो स्थायित्व है ना वो +3 की होती है। किसकी होती है? तो यहाँ पर ये सेम सोरन, देखो इधर ध्यान से, एक्टिनोइड सामान्यतः +3 और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या करते हैं ये? समझ में आ रहा है? +3 वाला ना ज्यादा स्थायी रहता है, इसीलिए +3 शो करता है ज्यादातर। क्या लिखा है? आरंभ में अर्धभाग वाले तत्व उच्च ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। देखो थोरियम हो गया +4 होता है, PaU और Np में 5, 6 और कितना होता है? 7। सबसे अधिक हो गया किसका? Np का हो गया, ठीक है भाई? परंतु बाद के तत्वों में फिर क्या होती है? घट जाती है। देखो ध्यान से, पहले बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है,
4 था, 2 3 था, फिर 4, फिर 3 3 6 7 तक गए, फिर घटना शुरू हो गया, नहीं हो गया। अधिकतर तत्व +3 शो करते हैं, समझे आप लोग। +7 करते हैं 2 लोग, एनपी और पीयू। यहां आ जाओ, देखो यहाँ प्रारंभ एवं बाद वाले ऑक्टेनॉइड की ऑक्सीजन नंबर में क्या होता है, इतनी अधिक अनियमितता विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर के संदर्भ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है, खुद ही कहना है कि इसमें इतनी ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है इसमें कि हम उनको अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है ना। ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये होते क्या है। आकार यहाँ भी घटता है, इसमें कुछ विन्यास होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन नंबर होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के और भूल जाओ। मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि होता है 5 में इलेक्ट्रॉन। लक्षण और आ गया, और इसकी तुलना करेंगे एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड में ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या अंतर है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। ये वाला जो लाइन है एक्टिनॉइड से, ये इंपॉर्टेंट होगा लैंथेनॉइड से और यहां से, ठीक है ना। देखो सभी एक्टिनॉइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती है ना, वो भी तो लगती थी, तो दोनों में क्या है, समानता है, चमकते हैं चांदी जैसे। तो ये तुलना करने के लिए आ सकता है, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है। संरचनाओं में विभिन्नता का कारण धात्मिक रेडियस में अनियमितताएं हैं, मतलब अलग अलग होती है इसकी संरचना। क्या कारण है इसके पीछे कि इनकी जो परमाणविक त्रिज्याएं होती है उसमें अनियमितता है, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई ऐसा होता है, इसलिए, ठीक है ना। लेकिन ये भी चमकते हैं चांदी की जैसे। ये मैंने कहा ना इंपोर्टेंट है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या समानताएं हैं और क्या उसमें विभिन्नताएं हैं, ये हमें देखना चाहिए। समझे आप लोग कि नहीं समझ में आया। अब सुनो, जो लैंथेनॉइडों से कहीं अधिक है, लैंथेनॉइड में इतनी ज्यादा विभिन्नता नहीं होती, लेकिन एक्टिनॉइड में क्या होता है, तो सुनो, एक्टिनॉइड में आकार में अनियमितताएं होती है, जिसकी वजह से इनकी संरचना लैंथेनॉइड से भिन्न है। समझ में आया। एक्टिनॉइड क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैंने कहा ना, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो सक्रिय मतलब क्या होता है, अपने आप टूटना, अपने आप, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है भाई साहब, विशेषकर जब ये वे सूक्ष्म विभाजित हो। क्या वर्ड आ गया, अगर ये ज्यादा विभाजित है। हम ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पाउडर आता है, पाउडर क्या आता है, पाउडर, कोई सा पाउडर हो। कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो एंटी फंगल होते हैं, खासकर कोट्रिमाजोल का पाउडर आता है ना, अगर खुजली वगैरह हो रहा हो तुमको छिड़क देते हैं ना, तो उससे फंगल मर जाता है। क्लोट्रिमाजोल का टैबलेट भी तो आता है, ट्यूब भी तो आती है। अब बताओ कौन काम करेगा अच्छे से, पाउडर या फिर टैबलेट। टैबलेट काम नहीं करेगा, पाउडर जल्दी काम करता है। पीसने से क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है ना, और टैबलेट का कम होता है क्षेत्रफल। सामान्य क्वेश्चन को पूछता हूँ मान ले मेरे पास ये वो है, कुछ मान ले पत्थर सा है, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, या इसी पत्थर को अगर पीस देंगे तो उसका अधिक होगा क्षेत्रफल, पीसने के बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है कि जब ये टूटा हुआ होगा, मतलब सूक्ष्म विभाजित होगा, तब ये ज्यादा सक्रिय होगा, ठीक है ना। एक्टिनॉइड जो होता है ज्यादा सक्रिय है किससे, लैंथेनॉइड से। ये ध्यान रखना, दोनों ही चमकीले होते हैं, चांदी तरह चमकते हैं, ये समानता है। संरचना उसमें एक जैसी होती है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है अलग अलग तत्वों की, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि परमाणु जो त्रिज्या होती है धातु की, वो अनियमितताएं दर्शाती है, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। देखो अब बढ़ जाओ आगे, क्या बोलता है ये हमसे कह रहा है कि इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से, अगर उबलते हुए जल में तुम इसको डाल दो तो ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। अगर मान लो यूरेनियम है तो ये बन जाएगा 2,3 U2O3, ठीक है ना, Pa2O3 ऐसे बन जाएगा। और हाइड्राइड
PaH3 ये बन जाएगा जब उबलते हुए जल में डालेंगे तो, ठीक है ना। हाइड्राइड और ये हमारा हो गया ऑक्साइड, ठीक है ना। ये बनते हैं, ये ध्यान रखना। और क्या बोल रहा है, सुनो। और अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती है। क्या कहना चाह रहा है, देखो मान ले Pa है, क्या है, आप इसमें कह रहे हो HCl, क्या डाल दो, अम्ल ही तो है, तो इससे रिएक्शन हो जाएगा, मतलब PaCl3 प्लस H2 गैस बना लेगा, H2 गैस। लेकिन अगर आप इसी Pa में HNO3 गिरोगे, ये भी अम्ल ही है, ये भी, तो क्या कह रहा है, अगर आप लोग अधातु डालोगे तो अल्प प्रभावित होती है, मतलब अच्छे से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। अभिक्रिया तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। NO2 गैस देगा आपको, ये है ना, NO2 गैस देगा, फिर ये PaO बना लेगा, नहीं फिर H2 गैस देगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। अच्छे से ये अभिक्रिया करेगा नहीं। और सुनो ध्यान से, देखो अब क्यों कर रहे, सुनो देखो, अल्प प्रभावित होता है, क्यों होता है, कारण है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। क्या हो जाती है, संरक्षित सतह, मतलब इनको पर एक लेयर बन जाती है। एक आप लोगों को 10th में पढ़ते हो, 10th क्लास में एक लाइन पढ़ते हो कि जब हम कैल्शियम को पानी में डाल देते हैं ना, पानी में, तो अभिक्रिया करता है लेकिन पानी पे तैरता है, पानी पे ये तैरता है, तो कैल्शियम होता है, ऑक्साइड बनेगा और ये ऑक्साइड पानी में तैरेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है ना, ऑक्साइड की लेयर पड़ जाती है, ऐसे गैस की बुलबुले चिपक जाते हैं। जब ऊपर कुछ चिपक गया बुलबुले तो फिर ये तैरता है, तो फिर ये तैरता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर हम इन धातुओं के ऑक्साइड को, मतलब धातुओं को पानी में डालेंगे तो ये भी तैरता है, अच्छे से अभिक्रिया कर नहीं पाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की संरक्षित मतलब बचाने वाली परत चढ़ जाती है। अब क्या बोल रहे हैं, क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि धातु को क्षारीय होते हैं, तो क्षार गिरोगे तुम सोडियम में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अम्ल में डाल दोगे तो होगा, कुछ धातुएं करता है रिएक्शन, लेकिन सब नहीं करते, ठीक है ना। अब सुनो, देखो एक्टिनोइड के चुंबकीय गुण जो होते हैं लेंथेनोइड की तुलना में जटिल होती है। जब अंतर करने के लिए पूछेगा ना, अंतर क्या है उसमें बताओ, तो आपको ये सब लाइनें लिखनी होंगी। कौन सी, कि जो एक्टिनोइड होगा वो चुंबकीय गुण में लेंथेनोइड की तुलना में क्या होगा, जटिल होगा। क्यों, क्योंकि 5f के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनोइड की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा कि लेंथेनोइड के संगत परिणामों में है। हालांकि ये मान लेंथेनोइड में कुछ अधिक होते हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों ही होते हैं। कैसी, एक्टिनोइड चुंबकीय प्रकृति इनकी अलग है, थोड़ी चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, या तो अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा, ये तो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे है, अयुग्लित, तो अनुचुंबकीय। अगर पेयरिंग में है तो, पेयरिंग मतलब युग्मित में है तो प्रतिचुंबकीय। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या कैसे है? देखो, हाँ देखो अब क्या बोलता है, एक्टिनोइड के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनोइडों की आयनन एंथैल्पी, अरे आयनन एंथैल्पी क्या होता है मालूम तो होगा, अरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही तो होता है ना। फिर देखो, अरे सुनो देखो, इसमें क्या आ रहा है, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में समानता है। आयनन एंथैल्पी तुमको पता नहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है बाह्य कक्ष में से। आयनन एंथैल्पी देखो, जो शुरू में तत्व होते हैं लेंथेनोइड की तुलना में इसकी कम होती है, इसकी आकार छोटा है ना इसका, इसलिए यह उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि जब 5 चैप कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक क्रोड में कम भेदन
करेंगे, मतलब आकर्षित कम होंगे, ठीक है ना। अंदर प्रतिकर्षण कम होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसीलिए 5f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश संगत लैंथेनॉइड के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे। इसलिए एक्टिनॉइड में बाह्य इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़े आबंधन के लिए उपलब्ध होंगे, मतलब इसका कम होता है। ये तो साफ साफ कह रहा है। एक्टिनॉइड के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक एक्टिनॉइड की आयनन एंथैल्पी क्या होता है, लैंथेनॉइड से कम होती है, लैंथेनॉइड से कम होती है, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ नहीं आ गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब सुनो, इधर इधर देखो क्या करना चाह रहा है। इसमें ज्यादा कुछ लंबा कहानी में पढ़ना नहीं है। विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में जिनका विवेचना ऊपर किया जा चुका है, एक्टिनॉइड की लैंथेनॉइड से तुलना करने पर हम क्या सीखते हैं। अब सुन ध्यान से, एक्टिनॉइड की लैंथेनॉइड से तुलना करने पर एक्टिनॉइडों में लैंथेनॉइड की तरह व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता। मतलब एक्टिनॉइड में लैंथेनॉइड की, जैसे लैंथेनॉइड था ना, उसका अच्छे से व्यवहार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इनका अध्ययन करना कठिन है, ठीक है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक व्यवहार का हम अच्छे से पता कर नहीं पाते हैं। अब मान लो ये लड़का है, आगे बैठ गया, अब बताओ ये इतना जटिल व्यक्ति है कि हम इसका व्यवहार पता ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, है ना। तरह तरह के रंग छोड़ता है, व्यवहार देखो इसका अलग अलग है, क्रियाएं वो करता है जो नहीं करना चाहिए, समझ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही एक्टिनॉइड होता है। फिर भी जो है इसमें उसमें कुछ ना कुछ समानताएं है ना। फिर भी प्रारंभिक एक्टिनॉइड भी लैंथेनॉइड की भांति आपस में सन्निकट यानी लगभग समानताएं दर्शाने में सक्षम है, ठीक है ना। गुणों के कर्मिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। देखो, ऑक्सीडेशन संख्या अवस्था का परिवर्तन होना सम्मिलित नहीं है, उसमें +3 और +2 था, इसमें देखो +3 +4 7 तक जा रहा है ना। ये कहना चाह रहा है कि जो लैंथेनॉइड होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 +2 +4 था। एक्टिनॉइड का +7 तक था ना, अभी दिखा ना आपको, +7 तक था, तो वो सम्मिलित नहीं है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन का तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है और इसलिए संगत आवर्त में उनके आगे आने वाले तत्वों के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये वह क्या जा रहा है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन जो आकार कम करता है वो भी प्रभाव डालता है इनके गुणों पर। लैंथेनॉइड आकुंचन अधिक महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिनॉइड के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है। मतलब देखो, लैंथेनॉइड आकुंचन आप पढ़ते हो ना, तो लैंथेनॉइड आकुंचन की वजह से ही तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं 5D के, उनका आकार कम हो जाता है। हॉफनियम, हप्ता, बर्नरेओसमा, तो लैंथेनॉइड आकुंचन की वजह से आकार में कमी आता है डी ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि एक्टिनॉइड आकुंचन में आगे तत्व है ही नहीं, या हमारे पास कम है उसके तत्व है ना, तो उसका जो रसायन है वो हमको कम पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए एक्टिनॉइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लैंथेनॉइड इंपॉर्टेंट है। लैंथेनॉइड आकुंचन ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे अब भाई। लैंथेनॉइड आकुंचन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्टिनॉइड के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन मतलब केमिस्ट्री, उसका केमिकल गुणधर्म अभी हमारे पास कम है। क्या है, अभी उन पे काम कर रहे हैं लोग साइंटिस्ट, ठीक है ना। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगला क्या हो गया इसमें, अभी यूज है ना इसका, यूज भी तो समझाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, लैंथेनॉइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व दूसरे तत्व के बीच एक्टिनॉइड आकुंचन अधिक होता है। क्यों, क्या बढ़िया क्वेश्चन कहा है इसने। कह रहा है लैंथेनॉइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनॉइड आकुंचन अधिक होता है।
तो ये 5 है, उसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ज्यादा है प्रतिकर्षण। देखो ये लिखा था अभी मैंने आपको समझाया था इस बारे में। ये रहा, कह रहा है ना आपको यहां से समझना है। 5 एफ कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक क्रोड में कम भेदन करेंगे। इसलिए 5 एफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के आवेश संगत लेंथेनोइडों के 4 एफ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परीक्षित रहते हैं। अधिक यानी कि 4 एफ की तुलना में 5 एफ का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रहते हैं परिरक्षित, मतलब उसकी शिल्डिंग अच्छी हो जाती है। जब शिल्डिंग अच्छी हो गई तो क्या होगा? आकुंचन कम होगा ना। समझ में नहीं आया? तो ये वही कहना चाह रहा है कि एक्टिनोइड में बाह्य इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़े आबंधन के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर जो था हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर वही है, ठीक है ना, जो मैंने अभी पढ़ के दिखाया। अब डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ यूज, कहां काम आते हैं तत्व। वैसे लेंथेनोइड का यूज मैंने आपको कल लिखवाया था ना। अब ये मिला जुला करके सारे जो आएंगे इसमें वो आएंगे, ठीक है ना, फिर हमारा फिनिश होगा। देखो अब सुनो, यूज कहां कहां होगा देखना, उपयोग पता होना चाहिए। एक हमारे पास था मिस मेटल, था ना मिस मेटल, मिस धातु, धातु की पत्नी मिस धातु, है ना। तो कहाँ काम आता है मैंने आपको कल लिखवाया था। उसमें 95% कौन होता है? लेंथेनोइड होता है। 5% उसमें एफ होता है, आयरन। और अल्प मात्रा में इसमें कौन कौन होता है? अल्प मतलब कम मात्रा में, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, ये सब होते हैं, ठीक है नहीं, ये सब मिक्स रहते हैं, ठीक है ना इसमें। और ये बनता है मिस मेटल, मिस धातु है ना। और बंदूक की गोली बनाने में, कवच बनाने में, ठीक है ना, फ्लिंग, ठीक है ना, ये सब काम आते हैं। तो सुनो, लोहा तथा इस्पात, देख रहे हो ध्यान से, अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। देख रहे हो, बिल्डिंग बनेगा तो लोहा चाहिए, कुछ भी बनेगा, आसपास फ्लाईओवर बनेगा तो लोहा चाहिए, तो उसका इस्पात बनता है। इस्पात मतलब स्टील, लोहा तथा इस्पात मतलब स्टील को बोलते हैं हिंदी में इस्पात, ठीक है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री मतलब जो काम आता है बनाने में, देखो घरों में गेट वगैरह लगा देते हैं स्टील की। इनका उत्पादन आयरन ऑक्साइड के अपचयन, अशुद्धियों के निष्कासन और कार्बन व मिश्रत्वान धातुओं जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, निकिल, यानी कि इन सबको मिक्स करके बनाते हैं हम लोग, के मिश्रण पर आधारित है। कुछ यौगिक का उत्पादन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए होता है। देखो जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का वर्णक, उद्योग में मैग्नीशियम ऑक्साइड का शुष्क बैटरी सेलों में, ये बैटरी में काम आता है। बैटरी में ड्राई सेल याद आया? अरे जो सेल में डालते हैं ड्राई सेल, समझते हो, शुष्क सेल यूज करते हो, फेंक देते हो आप लोग, ये काम आता है उसके अंदर। बैटरी उद्योग में जिंक काम आता है, निकिल, कैडमियम, है ना, इसकी भी क्या पड़ती है आवश्यकता। वर्ग 11 के तत्वों को मृदा धातु कहना उचित होगा, यद्यपि सिल्वर व गोल्ड की वस्तुओं का ज्यादा ही महत्व है, केवल संग्रहण तक ही सीमित हो गया है। भाई सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप उसे रखते हो ना बचा बचा करके, और क्या है उसका ज्यादा ही महत्व है, ठीक है ना। समकालीन यूके कॉपर, सिक्के वास्तव में कॉपर अवर्णित स्टील होता है, ठीक है ना। सिल्वर यूके ना छोड़ो, कॉपर निकिल मिश्रातु होते हैं। बहुत सी धातुएं उनके यौगिक और रसायन उद्योग में क्या आते हैं, उत्प्रेरक के भांति काम आते हैं। देखो अमोनिया बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं अमोनिया, तो वहां पर आयरन काम आता है उत्प्रेरक के रूप में। वही कहना चाह रहा है कि डी और एफ ब्लॉक के कुछ तत्व होते हैं, कुछ वो यूज करते हैं किस लिए, उत्प्रेरक के रूप में। याद है आपको लिखवाया था मैंने कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसके अंदर उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, और पेपर में आएगा ये क्यों दर्शाते हैं ये गुण, ये क्योंकि इनके पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5, SO2 ये सब काम आते हैं, ठीक है ना। ये देखो TiCl4, देखो ये सब कौन है, ये सब काम आते हैं उत्प्रेरक में। क्या बनता है,
पॉलीथिलीन बनता है, बताओ पॉलीथीन इसे बनाते हैं। हैबर प्रक्रम, हैबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया। ये N2 और H2 को मिला करके बनाते हैं अमोनिया। तो उसमें भी क्या गिरता है, आयरन Fe गिरता है। किस लिए, उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अरे समझा तो क्या बोल रहा है, एथाइन के ऑक्सीडेशन से इथेनॉल बनाने के वाकर प्रक्रम, वाकर प्रक्रम का नाम है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इथाइन से, ये होता है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बोलते हैं इसको, इथाइन के ऑक्सीडेशन से इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। ये रहा, इसे बोलते हैं वाकर प्रक्रम। PdCl2 गिर दो उसमें, क्या गिर दो, PdCl2, ठीक है ना। उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। निकेल संकुलन एल्काइनों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन के, देखो बेंजीन बनता है ना, बेंजीन से क्या बनता है, बहुलीकरण, उपयोगी होता है। फोटोग्राफी उद्योग, नाम सुना है, अब तो यूज नहीं करते, पहले करते थे। अरे कैमरे से ना फोटो वगैरह खींचते थे, रील होता है रील, तो फोटो खींच करके ना उससे हम लोग फोटो बनाते थे। तो AGBR का विलयन होता था, क्या होता था, ये विलयन में डाल कर उसको धोते थे रील को, तो फोटो बनता था मस्त वाला, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो तुम्हारा ना ये एक्चुअली खत्म हो गया, इसमें कुछ खास ना मुझे लिखवाने का लगता नहीं है। तुम सबके पास बुक NCERT का है। हाँ हाँ, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में जो समानताएं हैं उसको जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। बाकी यूज तो ना लेंथेनोइड का पहले आपको मैंने लिखवा दिया था, और एक्टिनोइड का यूज हमको इसमें कुछ दिखा नहीं। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्शन, समझते हो, परमाणु बम वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना। तो वहां पर चलते हैं, और ये ऊर्जा बहुत उत्पन्न करता है, बिजली भी बनती है क्या, ठीक है भाई। सुनो, तो यहां हमारा खत्म क्या होता है, D और F ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग ना नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके जो क्वेश्चन हैं अभ्यास में, आप इनके क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को ना आराम से तुम लोग घर पे ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं होगा फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो ठीक है भाई, तो यहाँ पर साफ कह रहा है कि आप क्रोमाइट अयस्क से डाइक्रोमाइट कैसे बनाओगे, पायरोलुसाइड से केमनोफोर कैसे बनाओगे, सब आपको सिखाया गया था, ठीक है भाई। तो खत्म, ठीक है ना, मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।